नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन सैनी। हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के खनिज पदार्थों के बारे में। दोस्तों, खनिज पदार्थों वाला जो चैप्टर है वो इस चैप्टर को यदि हम ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों चाहे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें या फिर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें या फिर हम हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें, इनमें जो मिनरल्स वाला जो चैप्टर है अर्थात खनिज पदार्थों वाला जो चैप्टर है, इनमें से लगातार चाहे वो आरपीएससी की एग्जाम हो या फिर यूपीएससी की एग्जाम हो, इस चैप्टर में से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं भारत के खनिज पदार्थों से। दोस्तों, हमारे संविधान के अंतर्गत जो है खनिजों पर है ना, जो अधिकार है वो राज्य सरकारों का रहता है। इसी कारण से क्या होता है, जो खनन कानून जो बनाए जाते हैं उनका क्रियान्वयन भी राज्य सरकारें ही करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार की खनिजों पर या संपूर्ण खनिजों पर राज्यों का ही अधिकार होता है। हमारे जो अपतटीय क्षेत्र है अर्थात हमारी जो समुद्री रेखा है उसके बाहर अर्थात समुद्र में जो खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि बसीन तेल क्षेत्र है या फिर बॉम्बे हाई पेट्रोलियम क्षेत्र है, इन सभी अपतटीय क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का अधिकार रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अपतटीय क्षेत्र हैं उनमें जो खनिजों का उत्पादन होता है उन पर केंद्र सरकार का अधिकार रहता है। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं खनिजों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से खनिजों को 3 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, तीसरा है ईंधन खनिज और चौथा एक प्रकार है वो अधात्विक खनिज का ही प्रकार है लघु खनिज। धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है और जिनको गलाने से क्या होता है, धातु प्राप्त होती है। और ये जो खनिज होते हैं इनको पीटने से पीट पीट कर कोई सा भी रूप दिया जा सकता है। धात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है लोहा, तांबा, चांदी, सोना, जस्ता, सीसा, मैंगनीज, टंगस्टन। इस प्रकार के जितने भी खनिज हैं वो धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी, सोना, जस्ता, सीसा, मैंगनीज, टंगस्टन या फिर कहें प्लेटिनम। ये सभी खनिज जो है धात्विक श्रेणी में आते हैं। धात्विक श्रेणी में हम एक खनिज को और जोड़ सकते हैं, एल्यूमिनियम। इस प्रकार के सभी महत्वपूर्ण जो खनिज हैं वो धात्विक श्रेणी में आते हैं। बात करें अधात्विक श्रेणी की, तो अधात्विक श्रेणी में वो खनिज आते हैं जिनको पीटने से वो टुकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कि है जिप्सम, डोलोमाइट, चूना पत्थर, पाइराइट आदि। इस प्रकार के खनिज जो है इन खनिजों पर यदि हम चोट प्रहार करते हैं तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। इनको हम हमारे मन चाहे आकार में नहीं डाल सकते हैं। अब बात करें ईंधन खनिजों की। ईंधन खनिज वो खनिज होते हैं जिनको जलाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि है कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सभी इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, और है आणविक खनिज।
आणविक खनिज, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सभी आणविक खनिज की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं लघु खनिजों की। तो लघु खनिजों की श्रेणी में वो अधात्विक खनिज आते हैं जो हमारे जनरल उपयोग में आते हैं, जैसे कि है मार्बल, ग्रेनाइट, इमारती पत्थर। इस प्रकार एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनको गलाने से हमें धातु प्राप्त होती है, और साथ ही इनको पीट पीट कर मनचाहा आकार दिया जा सकता है। इस श्रेणी में आते हैं लोहा, तांबा, चांदी, सोना, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, टंगस्टन, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम। इस प्रकार के जो खनिज हैं वो धात्विक श्रेणी में आते हैं। बात करें अधात्विक खनिजों की, तो अधात्विक श्रेणी में वो खनिज आते हैं जिनको पीटकर कोई रूप नहीं दिया जा सकता है। इनको पीटने से ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कि है जिप्सम, डोलोमाइट, चूना पत्थर, पाइराइट, अब्रक। इस प्रकार के जो खनिज हैं वो अधात्विक श्रेणी में आते हैं। ईंधन खनिज में वो खनिज जिनको जलाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि। लघु खनिजों की श्रेणी में वो खनिज आते हैं जो हमारे जनरल उपयोग में आते हैं, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, इमारती पत्थर। अब बात करें हम खनिजों के उत्पादन मूल्य की। देखिए, खनिजों के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे अधिक जो योगदान है वो रहता है ईंधन खनिजों का। लगभग 68.98% जो हिस्सा है मूल्य की दृष्टि से वो है ईंधन खनिजों का। धात्विक खनिजों का जो हिस्सा है वो है 13.77%। अधात्विक श्रेणी में जो खनिज आते हैं उनका मूल्य की दृष्टि से जो योगदान है वो है 2.61%। और लघु खनिज जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह का जो हिस्सा है वो है 14.64%। ये जो मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये इंडियन मिनरल ईयर बुक जो आती है, ये इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा इंडियन मिनरल ईयर बुक प्रकाशित की जाती है, उसके आंकड़े में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो आंकड़े हैं वो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2015 के आंकड़े हैं। ईंधन खनिजों की यदि हम बात करें तो ईंधन खनिज में जो कोयला है इसका सबसे बड़ा रोल है। मूल्य की दृष्टि से इसका योगदान रहता है 32%, जो 68.98% है, यानी कि जो 69% जो हिस्सा है ईंधन खनिजों का उसमें 32% जो हिस्सा है वो कोयले का रहता है। पेट्रोलियम का हिस्सा रहता है 24% और प्राकृतिक गैस का हिस्सा है 10%। बात करें लघु खनिजों की, तो लघु खनिजों का जो हिस्सा है लगभग 15% है। अब बात करते हैं हम धात्विक खनिजों की। धात्विक खनिज में जो लोहा है, यानी कि जो लोहा अयस्क है, इसका योगदान 10% रहता है। देखिए, संपूर्ण धात्विक खनिजों का उत्पादन मूल्य की दृष्टि से जो योगदान है वो 13.77 है, और इसमें भी अकेले लोह अयस्क का जो लोह अयस्क है इसका हिस्सा है 10%। आज के इस वीडियो में हम मात्र लोह अयस्क का ही अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों, लोह अयस्क को शुरू करते हैं। लोह अयस्क को मुख्य रूप से हम 4 प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला प्रकार है मैग्नेटाइट, इसका दूसरा जो प्रकार है हेमेटाइट, तीसरा है लियोनाइट और चौथा है सिडेराइट। सबसे उत्तम कोटि का जो लोह अयस्क है वो मैग्नेटाइट नाम से जाना जाता है। इसमें लोहे की मात्रा 70% से भी अधिक रहती है। बात करें हेमेटाइट की,
तो हेमेटाइट में लोहे की मात्रा 50 से 60% के मध्य रहती है और भारत का जो अधिकांश लोहा है वो इसी श्रेणी का है, यानी कि वो हेमेटाइट श्रेणी का ही माना जाता है। हेमेटाइट श्रेणी का जो लोहा है वो सर्वाधिक उड़ीसा जो राज्य है उसमें पाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है झारखंड, तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक और चौथे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। बात करें मैग्नेटाइट की, तो मैग्नेटाइट जो अयस्क है ये मुख्य रूप से हमारे दक्षिणी भारत में पाया जाता है। मैग्नेटाइट अयस्क का अधिकांश जो भंडार है वो कर्नाटक राज्य में। इसके अलावा मैग्नेटाइट अयस्क के भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा ये तमिलनाडु राज्य में भी पाया जाता है। जो सबसे उत्तम कोटि का लोहा अयस्क है मैग्नेटाइट, वो हमारे दक्षिणी भारत के कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। और जो भारत का अधिकांश लोहा अयस्क है वो हेमेटाइट श्रेणी में आता है और ये मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। लोहा अयस्क का जो तीसरा जो प्रकार है इसको हम जानते हैं लियोनाइट नाम से। और ये जो अयस्क है ये निम्न श्रेणी के अयस्क की श्रेणी में आता है। इसमें धातु की मात्रा अर्थात लोहे की मात्रा जो है वो 40% से 50% के मध्य रहती है। और लास्ट जो निम्नतम श्रेणी का लोहा है उसको हम जानते हैं सिडराइट के नाम से। इसमें धातु की मात्रा जो है वो 40% से भी कम रहती है। यदि हम बात करें लोह अयस्क के उत्पादन की, अभी हम बात कर रहे थे भंडार की। भंडार की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उड़ीसा। इसके बाद में स्थान आता है झारखंड का और तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटका का और चौथे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ का। लेकिन हम यदि बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन की दृष्टि से भी उड़ीसा का ही प्रथम स्थान है। लगभग लोहे का 40% हिस्सा उड़ीसा राज्य उत्पादित करता है। और दूसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, ये लगभग 22% उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पे जो कर्नाटक राज्य है ये लगभग 16% उत्पादन करता है। और चौथा जो राज्य है हमारा झारखंड, ये लगभग 15% लोह अयस्क का उत्पादन करता है। तो उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पे आता है उड़ीसा, जो संपूर्ण लोहे अयस्क का 40% उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ जो 22% उत्पादन करता है। तीसरा जो बड़ा राज्य है लोह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से वो है कर्नाटका और ये 16% अयस्क का उत्पादन करता है। और लास्ट जो हमारा चौथा राज्य है लोह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से वो 15% लोह अयस्क का उत्पादन करता है। इसमें हम अध्ययन कर लेते हैं लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्रों का। दोस्तों, लौह अयस्क के उत्पादन जो क्षेत्र है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न हैं वो लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्रों से ही पूछे जाते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं उड़ीसा राज्य से। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि उड़ीसा जो राज्य है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उत्पादन की दृष्टि से भी और भंडार की दृष्टि से भी। उड़ीसा जो राज्य है वो भारत का नंबर 1 राज्य है, या चाहे हम बात करें भंडार की या फिर बात करें हम उत्पादन की। उड़ीसा राज्य में आप देखिए उत्तरी उड़ीसा में आपको कुछ जिले में नामांकित करवाता हूँ। देखिए पहला जो जिला है मयूरभंज, इसके पश्चिम में केंदुझार और केंदुझार के पश्चिम में सुंदरगढ़।
ये तीनों जिले उड़ीसा के लगभग संपूर्ण लौह अयस्क का भंडार रखते हैं। एक बार वापस से नाम याद कर लेते हैं। मयूरभंज, दूसरा है केंदुझार और तीसरा है सुंदरगढ़। ये तीनों जिले उड़ीसा के लगभग संपूर्ण लौह अयस्क का भंडार अपने पास में रखते हैं। मयूरभंज जो जिला है, मयूरभंज जिले में भी एक क्षेत्र प्रसिद्ध है, बादाम पहाड़। और यहाँ पर एक माइंस भी है। यहाँ पे एक माइन है जिसको जानते हैं हम गुरु महिसानी, गुरु महिसानी माइन। मयूरभंज में बादाम पहाड़ और बादाम पहाड़ में गुरु महिसानी माइन, ये लौह अयस्क की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है। अब आगे चलते हैं हम छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ को हम उत्पादन की दृष्टि से इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है उत्तरी छत्तीसगढ़ और दूसरा है दक्षिणी छत्तीसगढ़। उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है वो कोयला उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ है वो लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आप देखिए एक जिला है दुर्ग और दुर्ग के नीचे आ जाइए बस्तर। ये दोनों जिले छत्तीसगढ़ के लगभग संपूर्ण लौह उत्पादन का उत्पादन करते हैं। दुर्ग जो जिला है इसमें दो स्थान डल्ली और राजहरा, आपने पहले नाम सुना होगा। दुर्ग जिले में डल्ली राजहरा और बस्तर जिले में बेलाडीला। ये स्थान लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अब चलते हैं हम तीसरे महत्वपूर्ण राज्य की तरफ जिसका नाम है कर्नाटका। कर्नाटक राज्य में सबसे पहले मैं आपको कुछ जिलों को नामांकित करवा देता हूँ। यहाँ देखिए एक जिला है धारवाड़। धारवाड़ के पूर्व में है बेल्लारी, बेल्लारी के दक्षिण में चित्रदुर्ग और चित्रदुर्ग के पश्चिम में चिकमंगलूर। चिकमंगलूर के उत्तर में देखिए ये है सिमोगा और ये है टुमकुर। ये 6 जिले धारवाड़, बेल्लारी, सिमोगा, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और टुमकुर, ये 6 जिले लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक के महत्वपूर्ण जिले हैं। यहाँ जो चिकमंगलूर जिला है, चिकमंगलूर जिले में भी एक स्थान का नाम आपने सुना होगा, बाबा बदुन हिल्स। बाबा बदुन हिल्स, इसके अलावा एक और स्थान है कद्रेमुख। ये दोनों स्थान लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि कर्नाटक जो राज्य है यानी कि हमारा जो संपूर्ण दक्षिणी भारत है ये अधिकांश मैग्नेटाइट किस्म के लोहे का उत्पादन करता है। यानी कि जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा लौह अयस्क की जो सबसे अच्छी किस्म है, लौह अयस्क की जो सबसे अच्छी किस्म है मैग्नेटाइट, उसका उत्पादन हमारा दक्षिणी भारत यानी कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु करते हैं। यहाँ जो कद्रेमुख और बाबा बदुन हिल्स है ये लोहे के उत्पादन की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप चिकमंगलूर जिले में एक और स्थान को याद रख सकते हैं, गुरु केमानगुंडी माइन।
केमानगुंडी माइन भी लोह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए। कर्नाटक राज्य में 6 जिले धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकुर, ये 6 जिले लोह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जिला है वो है चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु में एक हिल्स है, बाबा बदून हिल्स। इसके अलावा एक और स्थान है कद्रेमुख। ये दोनों स्थान लोह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से मैग्नेटाइट किस्म के सर्वोत्तम किस्म के लोह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पे एक माइन भी है, केमानगुंडी माइन, जो भी मैग्नेटाइट किस्म के लोह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण राज्य की तरफ, जिसका नाम है झारखंड। झारखंड जो राज्य है, इसका जो दक्षिणी भाग है, देखिए इसमें 2 जिले हैं, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम। इससे पहले हमने उड़ीसा राज्य को पढ़ा था। उड़ीसा राज्य देखिए झारखंड के दक्षिण में स्थित है। और उड़ीसा का जो उत्तरी भाग है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर 3 जिले, एक है मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़। ये तीनों जिले लोह अयस्क का उत्पादन करते हैं। अब देखिए उड़ीसा के उत्तरी भाग से लगता हुआ झारखंड का दक्षिणी भाग है। यदि उड़ीसा के उत्तरी भाग में लोह अयस्क का उत्पादन होता है तो सीधी सी बात है झारखंड का जो ये उड़ीसा से लगता हुआ दक्षिणी भाग है, ये भी लोहे का उत्पादन करेगा। यहाँ पर जो वेस्ट सिंहभूम और जो ईस्ट सिंहभूम, ये दोनों जिले जो दोनों जिले हैं वो लोह अयस्क का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर 2 स्थान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक तो है पंसीरा बुरु और दूसरा स्थान है नोवा मुंडी। ये दोनों स्थान झारखंड के संपूर्ण लोहे का उत्पादन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में देखिए महाराष्ट्र में पूर्वी जो महाराष्ट्र है वो भी लोहे का उत्पादन करता है, और पश्चिमी जो महाराष्ट्र है वो भी लोहे का उत्पादन करता है। पूर्वी महाराष्ट्र में आप देखिए नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर, ये जो हिस्सा है नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर, ये लोहे का उत्पादन करता है। इसके अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र में एक जिला है रत्नगिरी, ये भी लोहे का उत्पादन करता है। ये चारों जिलों को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर और चौथा जिला है रत्नगिरी। ये चारों जिले महाराष्ट्र के संपूर्ण लोहे का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा इन 5 राज्यों के अलावा कुछ राज्य और हैं जो लोहे का भंडारण रखते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, इसके अलावा है तमिलनाडु। देखिए आंध्र प्रदेश में कुछ जिले हैं गुंटूर, कर्नूल, नेल्लोर और अनंतपुर। ये जिले भी लोहे का उत्पादन करते हैं। और राजस्थान में आपको पता होगा जयपुर में है मोरिजा बानोल क्षेत्र, अलवर में है खोदरीवा और उदयपुर में है नाथरा पाल। इस प्रकार जयपुर, अलवर और उदयपुर, ये 3 राज्य राजस्थान में लोहे का भंडारण रखते हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु जो है
दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, यहाँ पर भी एक स्थान है समेल, ये भी लोहे का उत्पादन करता है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने भारत के लगभग संपूर्ण महत्वपूर्ण लौह अयस्क के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार आज का ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।